ठीक है, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक रिकॉल देख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस आता है, गैमेट फॉर्मेशन, बट फ्यूजन नहीं होगा, फीमेल गैमेट डेवलप कर देगा। कुछ लेजर्ड्स वगैरह में, हनी बी में ये रिपोर्टेड होता है। तो दैट इज पार्थेनोजेनेसिस, मतलब न्यू ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट द फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी नहीं होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा गैमेट। ओके, बाइनरी फ्यूजन यू नो, बडिंग यू नो, फ्रेगमेंटेशन यू नो। कुछ टर्म्स आपको नोट डाउन करने हैं। डायरेक्ट टर्म से आता है और आप वहां पे सेक्सुअल एसेक्सुअल ढूंढोगे तो क्वेश्चन गलत होगा। ओके, एपोमिक्सिस, एनी क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एपोमिक्सिस, इट मींस कि दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द asexual mode of reproduction. एम्फीमिक्सिस, एम्फी टू, ठीक है, अपन ऐसे देखते थे ना, एम्फीपैथिक वर्ड, लिपिड के पास बाइपोलर, लिपिड के पास पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है, तो कैसे था ये मॉलिक्यूल, एम्फीपैथिक। तो उसी तरीके से एम्फी टू, क्लियर, एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। क्लोन्स, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल और आइडेंटिकल, दोनों ही करेक्ट है। इंडिविजुअल्स को हम क्लोन्स बोलते हैं। एक और टर्म होता है रैमेट, एक बार क्वेश्चन में रैमेट पूछा था, रैमेट्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है। सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन, न्यू ऑर्गेनिज प्रोड्यूस फ्रॉम द सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंटल ऑर्गेनिज। इसका मतलब ये भी क्या है बेटा, एसेक्सुअल। ओके, अब बिफोर को स्टार्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज पर एनसीईआरटी, कुछ और आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिटेल्स लिखने हैं, तो आप यहाँ से देखते चलो। ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है क्या, किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से अगर आप कह रहे हो कि एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपोगेट किया गया है, डेवलप किया गया है न्यू प्लांट को, तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये भी मैंने थोड़ा सा तुम्हें ग्लिम्स दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर, वही चीजें हैं। यूजिंग प्लांट, क्योंकि हम रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, हमें यहाँ पे भी उन टेक्नोलॉजी को एक बार रिकॉल करें। यूजिंग प्लांट कटिंग टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स, ठीक है, नए प्लांट को बनाना। एक एग्जिस्टिंग पेरेंटल प्लांट से हम कुछ पार्ट से कट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये वेजिटेटिव पार्ट होगा, फ्लावरिंग वाला पार्ट नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर, मतलब गैमेट का रोल यहाँ पे नहीं होगा। कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, रूट वेजिटेशन हो सकता है, शूट वेजिटेशन हो सकते हैं, ठीक है, ब्रांचेस से, शूट से, किसी भी पोर्शन से वेजिटेशन हो सकता है, उसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट कटिंग। क्लियर, आपने एक कट किया, एक जैसे मैंने तुम्हें कल बोला था कि रोज रोज में हम लोग कलम बनाते, क्लियर, वो कटिंग किया, एक रोज ऐसे लगा हुआ है, इसकी ब्रांचेस हैं, इसमें बहुत अच्छे फ्लावर मिल रहे हैं, इसी की हमें और ग्रुप्स बनाने, मतलब और बंच बढ़ाना है रोज के प्लांट, इसी कैटेगरी के हम और चाह रहे हैं। तो हम क्या किए, ये वाले पोर्शन से हमने कट लगाया, ये अच्छा खासा ब्रांच है उसका, इसमें इस तरीके से कुछ डायगनल कट लगा, क्लियर, कलम बोलते हैं इसको। एंड उसके बाद इसको सॉइल में पुट कर देते हैं, कुछ टाइम इसको सारा कंडीशन जो भी फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए वो इसमें पोर करेंगे, वाटरिंग करेंगे, एंड देन आफ्टर सम टाइम, ये ऊपर से तो इसका है ही बेटा, ये वाला पोर्शन जो आपने कट किया, ये ब्रांच थी, लीफ थी, नीचे रूट जर्मिनेट हो जाएगी और अपने आप में ये इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। व्हाट आई मीन टू से, देखो ये एक प्लांट है, ओके, इसकी एक ब्रांच को कट किया गया, क्लियर, कट करके इसको सॉइल में पुट किया गया, एंड देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पे रूट्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि रूट सिस्टम तो चाहिए ना प्लांट को। अब यहाँ से आपने जब कट किया तो रूट तो इसमें है नहीं, क्लियर, तो उसको रूट सिस्टम ग्रो करना होगा। एग्जाम्पल्स आते हैं, दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप एग्जाम्पल नोट करो, और ये जो भी रूट होंगी वो एडवेंटिशियस रूट होंगी, क्योंकि दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से ओरिजिन नहीं हुआ है इनका। ये अगर ट्रू प्लांट है, पहला प्लांट था, ये सीड से अगर ओरिजिनेट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली ये एम्ब्रियोनिक रेडिकल पोर्शन से ओरिजिनेट हुआ होगा, ठीक बेटा। तो ये अदर देन रेडिकल्स, ये रूट ओरिजिनेट होंगे, तो इनको किस कैटेगरी में अपने को रखना है,
एडवेंटिशियस रूट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो गलत हो जाता। These are the adventitious root, but they didn't germinate from the radical. फिर आ जाता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है, सिर्फ आप सिंपल सा कोई ब्रांच है जो नियर बाई, अब इसके लिए ब्रांच नियर बाई सॉइल के लेवल होना चाहिए, क्लियर। आप यहाँ से तोड़ नहीं सकते, नियर बाई सॉइल लेवल है उसको आपने पुट कर दिया, सॉइल के अंदर ले गए और क्लिप के थ्रू वहां पे होल्ड कर दिया, ठीक है। एंड बाकी वही कंपोजिशन सारा कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, वाटरिंग, सारी चीजें आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। एट अ टाइम, सर्टेन टाइम के बाद इसके पास अपनी रूट जर्मिनेट हो जाएंगे। जब रूट जर्मिनेट हो गई तो आपने यहाँ से कट कर दिया, ये अब अपने आप में एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी पेरेंटल प्लांट था। तो दिस इज सिंपल लेयर, जिसके लिए नेसेसिटी ये है कि जो ब्रांच है इट शुड बी नियर द सॉइल, ठीक है। सॉइल के पोजीशन के नियर बाय होना चाहिए। उस केस में इसको आपने सॉइल में पोर कर दिया, क्लिपिंग कर दी, एंड आफ्टर सम टाइम रूट्स फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसको कट कर दिया तो पेरेंटल पार्ट से ये अलग हो गया। ये तो हो गया सिंपल लेयरिंग, लेयर बनाई आपने, ठीक है। ये प्लांट था, मेन प्लांट, इसकी एक ब्रांच की आपने लेयरिंग कर। इज इट क्लियर? दिस इज सिंपल। नाउ माउंट टाइप में क्या हो जाएगा, माउंट टाइप में सिंपल से जो कंडीशन मैंने बताया कि नियर द सॉइल नहीं प्रेजेंट है, उस केस में आपको क्या करना है, आपने सॉइल का लेवल बढ़ाना है। सॉइल का लेवल इंक्रीज किया तो उस पोर्शन तक इस लेवल को ले जाएंगे जहां पे ब्रांचेस प्रेजेंट है, क्लियर। इसको सॉइल से पोर कर दिया हमने, ये प्लांट का ये पोर्शन सॉइल के अंदर चला गया। अब सॉइल के अंदर चला गया, इसको अगेन जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ, दिस इज द अंडर द कंट्रोल ऑफ, जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर करते हैं उनके अंडर द कंट्रोल, ठीक। तो यहाँ पे जो भी केमिकल्स नीडेड है वो पोर कर दिया गया, वो दिया गया इसको, और इस जगह पे जहाँ पे ये ब्रांचिंग हुई थी वहां पे रूट्स का फॉर्मेशन हुआ। नॉट नाउ क्या करेगा वो बंदा जो भी नर्सरी वगैरह में ये मेंटेन किया होगा, वो यहाँ से कट किया, ठीक है, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट करेगा, यहाँ से कट। तो बाय यूजिंग द माउंट लेयरिंग, इस एग्जाम्पल में ही आपको दिख रहा है एक प्लांट से 3 प्लांट बना दिए, ओके। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे इनको लगा दिया जाएगा, प्लांटिंग हो जाएगी और वो अलग प्लांट हो जाएंगे। तो सिंपल लेयरिंग में एक ब्रांच को आपने सॉइल के लेवल के अंदर ले गए, एंड माउंट लेयरिंग में क्या किया आपने, एक सॉइल का लेवल इंक्रीज करके आप ब्रांच के लेवल तक ले गए। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही केस लेयरिंग है, दोनों में सॉइल के लेयरिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर है। नाउ एयर लेयरिंग, ये कैसे था, ये तो सॉइल के अंदर हम लेके आ रहे थे, सॉइल के अंदर ये सॉइल में ले गए, लेकिन अभी हम एरियल पार्ट में ही हमें लेयरिंग करनी है। वहां पे कैसा होगा, जस्ट सपोज ये एक ब्रांच है, ठीक है, ये ब्रांच है एरियल पार्ट में, और इसमें हम लेयरिंग कर रहे हैं, मतलब सॉइल के ना लेवल को बढ़ा रहे हैं ना सॉइल तक इसको ला रहे हैं, बस सिंपली उस लोकेशन पे हमने सॉइल को टाई अप कर, ठीक है, बांध दिया चारों तरफ से। और अगेन ये बेसिकली ये होते हैं मॉसेस। मॉसेस याद है, मॉसेस क्या है। अब क्योंकि ये लेवल के ऊपर गया तो इसके अंदर खुद ही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखे, ड्राई अप ना हो जल्दी। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ मिलेगी, मॉसेस के अंदर। मॉसेस आर ब्रायोफाइटा, ठीक है, सिंपल ब्रायोफाइटा, जो पिट मॉस वगैरह पढ़ाया है ना, क्लियर। तो ब्रायोफाइटा को इसमें बाइंड अप कर दिया गया, क्या किया गया, इसमें बार्क को रिमूव किया गया। कोई बताएगा मुझे बार्क में कितनी लेयर आती है, किस पोर्शन को बार्क कहते हैं। एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये बता दो। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। बार्क, बार्क इंक्लूडेड विच लेयर्स। यस बेटा, मॉसेस आर लोअर ब्रायोफाइट। नहीं, हायर ब्रायोफाइट, हायर। बताओ। बार्क में क्या होता है, एक पूरा अपन ने इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है बेटा, बार्क रिमूव करके।
रिंगिंग एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है कुछ? वहां पे क्या देखा गया था, आप बता दो। चलो, वेस्कुलर कैम्बियम के आउटर साइड की सारी लेयर चली जाएगी, मतलब फ्लोएम के आउटवर्ड सब चला जाएगा, इसमें फ्लोएम पार्ट भी चला जाएगा। तो अपन ने फूड ट्रांसलोकेशन में ये एक्सपेरिमेंट देखा है, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, बार्क को रिमूव करके इसको पिट मॉस से या मॉसेस से इसको एक पूरा सराउंडिंग दिया गया, सॉइल है, मॉसेस है, और इसको फिर एक प्लास्टिक की फिल्म से इसको बाइंड अप कर दिया गया एंड देन वेट किया गया। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रूटिंग हुई, रूट फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ। ओके, उसके बाद इसको कट कर दिया और प्लांट से अलग कर दिया एंड देन इसको सॉइल दे दिया, अब ये सॉइल में ग्रो कर जाएगा। दिस इज एयर लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, माउंट लेयरिंग या स्टूल लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। इज इट क्लियर? The stem of a plant is bent down until it touches the soil. The stem is then cut once it develops roots and grows into a new plant. लेमन, रोज, जैस्मिन। जैस्मिन को मार्क करना, ये पूछा जाता है किस तरीके का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जैस्मिन में किया जाता है। ठीक है, रोज कटिंग में भी आता है, रोज लेयरिंग में भी आता है, रोज ग्राफ्टिंग में भी आता है। एक ही रोज प्लांट के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोज को डेवलप कर सकते हो, ये पहले भी मैंने बताया। ठीक है, उसका रूट सिस्टम अलग हो, उसका शूट सिस्टम में दो ब्रांचेस आपने लगा दिया, येलो फ्लावर की एक ब्रांचेस लगा दी, व्हाइट फ्लावर की एक ब्रांचेस लगा दी, ब्लैक फ्लावर की, तो आप एक ही पेड़ के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के रोज दिख जाएंगे। एयर लेयरिंग, अ स्लैंटिंग कट। ठीक है, मतलब डायगोनल, एक पूरा झुका हुआ। Clut is made in the stem and kept separate with a toothpick, moss and plastic. Moss, याद रखो, ये ब्रायोफाइटा की बात हो रही है। And plastic is wrapped around it till roots grow. Then new plant is cut and the planted separately. कट हो जाएगा और इसको सेपरेटली प्लांट कर। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग में स्टॉक किसी का, सियॉन किसी का, मतलब रूट किसी की, शूट किसी की। अब देखो, ये एप्लीकेबल पार्ट है, तो अब ऐसे टेक्निक्स आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी ये आएगा आपको, इन्वायरमेंटल में भी आप पढ़ोगे, ठीक है, जेनेटिक्स में भी आप कुछ कुछ चीजें ऐसे पढ़ोगे, डेवलपमेंट में किस तरीके से, फूड इनहेंसमेंट में क्या, वेलफेयर में तो नहीं, फूड इनहेंसमेंट में कुछ कुछ ऐसी चीजें आएंगी, बायोटेक्नोलॉजी में आएगा कुछ कुछ। चलो, तो सियॉन एंड स्टॉक, ठीक है, जो लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। याद रहेगा आपको, स्टॉक मतलब कोई होल्ड करने वाली चीज, तो स्टॉक एंड ऊपर का पोर्शन आ गया सियॉन। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ह्यूमन वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि ये कमर्शलाइजेशन इस टेक्निक को क्यों किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जे एक प्लांट ऐसा ले लो जिसका रूट बहुत स्ट्रांग है, रूट डेप्थ तक गई है और स्ट्रांग रूट है उसके पास। ठीक है, सेम स्पीसीज की है या नियर बाय स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज नियर बाय स्पीसीज में ये प्रोसेस हो सकती है, और उसकी रूट स्ट्रांग है एंड शूट कहीं और, जैसे हम कहते हैं कि ये केरला साइड का प्लांट है और ये यूपी साइड का प्लांट। ठीक है, इसके अपर लेवल के मतलब शूट सिस्टम के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, फ्लावर समझ लो या कोई मेडिसिनल वैल्यू के लिए लीफ यूज की जा रही है उसकी, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फ्रूट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन उसकी रूट बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्लियर। तो उसके बाद उसमें क्या किया गया, रूट उसको ले आया गया केरला साइड में, देखा गया कि उसका फ्रूट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है लेकिन रूट अच्छा आ रहा है, ये हम जस्ट एक एग्जांपल ले। ठीक है, तो क्या किया गया, हाइब्रिड करा दिया गया दोनों प्लांट के बीच में। अब यहाँ पे एक तो होता है जेनेटिक बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स लेके और उनके गैमेट को फ्यूज करा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्राफ्टिंग हो रही है। शूट सिस्टम को कट किया, रूट सिस्टम को कट किया और दोनों को बाइंड कर दिया, दैट इज ग्राफ्ट यूनियन। ओके, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, दोनों अलग अलग प्लांट के हैं, सेम स्पीसीज के होते हैं, मोस्टली रिलेटेड होने चाहिए सेम स्पीसीज। ठीक है, अब आप गुलाब में सोचो कि मैरीगोल्ड भी लगा दे, तो इतना पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ग्राफ्ट यूनियन करके इसको फिर जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, केमिकल्स है, हार्मोन है, जो भी रिक्वायर्ड है, पढ़ा है आपने पीजीआर में, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करके उसके बाद हम यहाँ पे रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा इन दोनों के बीच की, नहीं, यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी इनके बीच में, और देन शूट सिस्टम की जो क्वालिटी है वो एज इट इज चलती जाएगी और रूट सिस्टम से उसको सप्लाई मेंटेन हो जाएगा।
The stem of a plant is cut and then fitted on another strong plant and covered with grafting wax. अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है. एक तो रूट स्ट्रॉन्ग किसमें होगी, तो ऑब्वियसली जो स्टॉक के लिए प्लांट सैंपल ले रहे हो आप उसका रूट स्ट्रॉन्ग होगा. शूट सिस्टम किसका स्ट्रॉन्ग होगा, जो सियॉन वाले पोर्शन का है, जो आप शूट सिस्टम ले रहे हो उसका शूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. क्लियर, मतलब हेल्दी होना चाहिए. क्लियर है. फिर अपर पोर्शन को क्या कहते हैं, लोअर पोर्शन को क्या कहते हैं, तो स्टॉक और स्टेम. एग्जांपल्स में आपको यहाँ पे एप्पल, ऑरेंजेस, वाटरमेलन एंड ऑर्नामेंटल प्लांट. ऑर्नामेंटल प्लांट में वो सभी प्लांट आ जाते हैं जो आप डेकोरेशन पर्पज से यूज करते हो ना. उनकी कई इस तरीके के नर्सरी में ग्राफ्टिंग, जो बहुत अच्छे गार्डनर होते हैं वो ग्राफ्टिंग कर करके उनकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं. जैसे मैंने बोला ना कि एक ही फ्लावर प्लांट के अंदर आपको वैरायटी ऑफ रोजेस दिख रहे हैं, तो वो कैसा हो जाएगा, वो एक तरीके का ऑर्नामेंटल पर्पस में भी यूज हो रहा है. इज इट क्लियर, समझ में आ गया ये सब. सुन रहे हो तो रिप्लाई करो कि समझ में आया या नहीं आया. आगे चलो. अब एक कंपैरेटिव फिर से थोड़ा सा हाई लेवल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल, देन वी विल गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट हो. एडवांटेज में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज वेरिएबिलिटी है ऑलवेज. ये कभी भी नहीं हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि वहां पे वेरिएशंस आने के बहुत कम चांसेस है. सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई चेंजेस आया हो, जैसे अपने लोकेशन चेंज कर, ठीक है. एक प्लांट मैंने बोला यूपी का था, उसको ले जाके आपने महाराष्ट्र में लगा दिया, तो वहां की वेदर, वहां के इन्वायरमेंट की वजह से उसमें कुछ चेंजेस आएगा और वो जेनेटिकली इंड्यूस हो जाएगा. दैट इज डिफरेंट. लेकिन कॉम्बिनेशन से वेरिएशन आए, दैट इज नॉट पॉसिबल इन asexual reproduction. So advantage, genetic variability which is directly related to evolution. Evolution में adaptation के लिए जो responsible है वो variation ही है. Survival के लिए जो responsible है that is variation. वो advantage आपको sexual mode of reproduction में मिलेगा. Facilitates adaptation, अभी बताया मैंने. Speeds of evolution, तीनों पॉइंट समझ में आ गए, related. ओके. नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज देखते हैं. एनर्जी सेव करेगा, ना गैमेट फॉर्मेशन है, ना गैमेट फ्यूजन है, ना दौड़ना है, ना स्पर्म्स को दौड़ना है, ना कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, ना ही गैमेटोजेनेसिस होनी है. ठीक है. तो ना डेवलपमेंट है, ना पॉलिनेशन है, कुछ भी इस तरीके के टिटम में नहीं है. तो ऑब्वियसली वो नेचुरल प्रोसेस में एक प्लांट या एक एनिमल की काफी ज्यादा एनर्जी को सेव कर, तो इट सेव्स एनर्जी. फास्ट होता है, ये भी एडवांटेज है. courtship is a non-issue. courtship means copulation. ठीक है, जो मेल एंड फीमेल का कॉपुलेटेड होता है दैट इज courtship. तो यहाँ पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस फॉर ईच इंडिविजुअल. अब देखो फिटनेस जो होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू वो स्पीसीज कितनी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव है. दैट इज द फिटनेस फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीसीज. क्लियर. इसके लिए फिटनेस के लिए फिनोमेना दैट इज रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि बहुत सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बन चुका है. अब देखो, जब अगर उसके गैमेटिक फ्यूजन से उसको जाना पड़ेगा तो उसके वो सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, ये वाला पॉइंट, सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स के मैच होने के चांसेस हैं. मिक्स हो जाएंगे, वो फिर से वेरिएशन में चले जाएंगे, तो सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स होंगे और वो चेंज हो जाएंगे. ओके. जैसे जस्ट सपोज आपको एक अंगूर का या समहाउ मैंगो का कोई ट्री मिला, मैंगो के ट्री की क्वालिटी बहुत अच्छी है. अब अगर आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, तो उसमें फिर से वेरिएशन आ जाएगा. और वेरिएशन दोनों साइड जा सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो उसकी क्वालिटी ऑलरेडी सुपीरियर थी, पीक पे थी. क्लियर. तो वो नेगेटिव में चला गया. तो दैट्स वाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस.
अब आपको कोई भी ऐसी क्रॉप मिली है, कोई भी, ये क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकली इट इज नॉट करेक्ट सेंटेंस कि फिटनेस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर कोई सुपीरियर क्वालिटी और अगर हमको हमें उसे मेंटेन रखना है, तो हम उसकी उसी के पोर्शन से, उसी की जेनेटिक कंपोजिशन से उसको रिप्रोड्यूस कराते रहे, तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वहां पे ये ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन फिटनेस चला जाएगा। ऐसे डिमांडिंग, ऐसे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, उनको डेवलप कराने में ये हेल्प करे, मेंटेन कराने में हेल्प करेगा। फिर वो कैसे सप्रेस होता है, कैसे उसका लेवल डाउन होता है, ये सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग हॉर्टिकल्चर वगैरह पढ़ेंगे। ओके। और डिसएडवांटेज क्या है? एनर्जेटिकली कॉस्टली है, इसका ये एडवांटेज था, इसका ये डिसएडवांटेज है। कोर्सिव इन टाइम, रिसोर्सेज कंज्यूमिंग, वही मेल मेल एंड फीमेल का मिलना, मीट करना, ठीक है। एनिमल्स है या प्लांट्स है, पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, फ्लावरिंग के सक्सेसफुल हुई नहीं, पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पे पहुंचा या नहीं, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स जहाँ पे एक दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। एनिमल्स के केस में भी ऐसे ही मेल फीमेल के बीच में कंपैटिबिलिटी, मैचुरेशन टाइम, तो कोर्टशिप एक टाइम प्रोसेस है एंड रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, ये डिसएडवांटेज है इसका। यूजुअली सेक्रीफाइसेस द फिटनेस वन सेक्स टू अदर, ठीक है, वही बात कि वेरिएशन आता जाएगा, तो इसको कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डेवलप करने के बाद ये लोअर साइड में भी जा सकता है। यहाँ पे लो जेनेटिक वेरिएबिलिटी, लो क्यों? क्योंकि वेरिएशन आपको इन्वायरमेंटल आ सकता है, जेनेटिकली इन्वायरमेंटल इंड्यूस करेगा, तभी वहां पे आपको वेरिएशन दिखेंगे। एडॉप्टेशन टू इन्वायरमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है तो जब भी इन्वायरमेंट कोई चैलेंज देगा, अगेन इवोल्यूशन वाला पॉइंट है, एनवायरमेंट से एक चैलेंज आया, तो वहां पे वो वेरिएशन जिसके अंदर था वो आगे बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर वेरिएशन नहीं था वो यहाँ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। वेरिएशन शुड बी देयर, तो एडॉप्टेशन वही कर सकता है जिसमें वेरिएशन हो। वेरिएशन कहाँ है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? तो ऑब्वियसली ये इवोल्यूशन फास्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इवोल्यूशन, कोई चेंजेस, कोई वेरिएशंस को शो नहीं कराएगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम बैक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ओपन करो और मार्क करो। दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा हम वो रनर ट्यूबर वाला पोर्शन एक बार रिवाइज करा देंगे। ओके, चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, कई बार कहानी हो गई, मार्क करो सिर्फ। एदर बाय द सेम इंडिविजुअल, अब ये तुम लोग बताओ, सेम इंडिविजुअल है तो उसको क्या बोलेंगे, और डिफरेंट इंडिविजुअल है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं इनके लिए टेक्निकली? बताना जरा, रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो। सिर्फ दो रिप्लाई, वेरी गुड। तुम लोगों ने तो केवल मेरा गला खराब करने का ठेका ले रखा है, पढ़ना थोड़ी ना है तुम। आई डिडंट गेट एनीथिंग यू सेड। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं उसके लिए।
व्हाई यू डिडंट गेट? नेटवर्क इशू है या सिर्फ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? हमने सिंपल सी एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बारे में पूछा कि ये लाइन क्या कह रही है, और तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तुम लोग पूरा अथाह समंदर बायो का आधा आधा से ज्यादा कंप्लीट है। सेम इंडिविजुअल में अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फॉर्म हो रही है तो उनको क्या बोलते हैं? और दो इंडिविजुअल है, मतलब मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों अलग अलग है, तो उनको क्या बोलते हैं? मोनोसियस, डायोसियस। सिर्फ एक स्टूडेंट है क्लास में जिसको मेरी बात समझ में आती है, ठीक है? सेम इंडिविजुअल मतलब मोनोसियस, एक। 20 बार बता चुके होंगे कम से कम ये बात। मोनो मीन्स एक इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है, मोनो मीन्स सिंगल, एक इंडिविजुअल, दोनों गैमेट, दैट इज मोनेशियस। और क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट, कभी बताया है ये टर्म? डायोसियस, दो पेरेंट, एक मेल गैमेट बनाएगा और दूसरा फीमेल गैमेट बनाएगा, दैट इज डायोसियस। हर्मेफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। कुछ तो पढ़ाया ही नहीं है ना बेटा, ऐसे ही हम यहाँ तक ले आ रहे हैं, तुम लोग कुछ पढ़ाते थोड़ी ना हैं। हम भी टाइम पास कर रहे हैं बस अपनी जिंदगी में। अभी याद आया कुछ? आकाश, क्या हुआ तुम्हें? ध्यान नहीं आ रहा है हम क्या पूछ रहे हैं? मानवा, आकाश, कश्मीरा, केतकी, तुम लोग को लगता है कि तुम प्रिपेयर कर रहे हो मेडिकल के लिए? इतनी छोटी सी बात तुम्हें नहीं पता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया, प्लांट किंगडम में पढ़ाया, एनिमल किंगडम में पढ़ाया, अलग से अर्थवर्म पढ़ाया, तब बताया। कितनी बार रिपीट करेंगे ये चीजें? बंद कर दो पढ़ाई लिखाई, सब जाओ एडमिशन आज जाके कैप्सन में कैंसिल करा लो, पैसे बचाओ घर के। बस मैम हर टाइम अवेलेबल चाहिए, फोन पे डाउट क्लियर करो, व्हाट्सएप पे देखो, यहाँ करो वहां करो, उसके बाद भी ये हालत है कि छोटी सी चीज कुछ पूछ लो तो पूरी क्लास में ऐसे सन्नाटा पसर जाता है। हम रिटर्न आते फिर तुम्हारे बैच को हम बहुत अच्छे से देख। तुम लोगों की एकदम कोरोना ना हो गया तुम्हारे लिए तो मस्ती टाइम हो गया पूरा। आकाश रिप्लाई करो, तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे और उसका आंसर कहाँ है? क्या होना चाहिए था? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल का एग्जाम्पल बताओ। टर्मिनोलॉजी में ही उलझोगे तब तो हो चुका है बेटा। अर्थवर्म, गुड। चलो आगे देखो आप। इसको सब चीज जो यहाँ पे डिस्कस हो गया ना, ये यहीं पे पेंसिल से लिखो। लिखो छोटे बच्चों की तरह, बार बार लिखते रहो केवल। दिमाग में तो कुछ जा नहीं रहा है, लिखो लो फिर से मैडम बता दें। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। अब यहाँ पे हम चले जाए अभी, हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी, किसमें कौन सा साइकिल होता है, किसमें हैप्लॉन्टिक साइकिल है, कहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, कहाँ डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, कहाँ डिप्लॉन्टिक है, तो बस आज की लेक्चर तो हो जाएगी। और बार बार कह रहे हैं ये सब चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, n+n, 2n। अब हम भी नहीं डिटेल में बता रहे, कुछ तुम लोग कुछ पढ़ते चलो, रेक्टिफिकेशन करो। विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज, जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज बनेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। इट इज एन एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। कॉम्प्लेक्सिटी की तो ऐसी की तैसी करो, तुम लोग तो सिंपल चीज में तो घूम ही जाना है। इलेबोरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या हम पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम पढ़ के? elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. Obviously sexual reproduction complexity को bear करेगा। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical. मार्क कर लो, पढ़ने का मन होगा तो पढ़ लेना। To the parents or among themselves.
ना डॉटर डॉटर के बीच, ना डॉटर सेल्स के बीच में आपस में सिमिलरिटी होगी, न ही पेरेंट्स से उनकी पूरी की पूरी सिमिलरिटीज होगी। और स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज, अब ऑर्गेनिज बार बार मैं कहती हूँ, ये बेटा पूरा प्लांट टू एनिमल माइक्रोब सबकी बात हो रही है इस चैप्टर में, कोई स्पेसिफिक रिप्रोडक्शन आप नहीं बोल रहे, तो डाइवर्सिटी भी ध्यान में रखना है, प्लांट भी ध्यान में रखना है, एनिमल भी ध्यान में रखना है। जब कुछ ध्यान में ही नहीं है तो खामोखा सबसे इजी चैप्टर जो है उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है टफ चैप्टर में। अब पढ़ते रहना, देखो एग्जाम्पल पढ़ो, मेथड पढ़ो, देखो इस चैप्टर में तुम उलझ जाओ। प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, अब ये सब अलग अलग जगह पे ऑलरेडी पढ़े हुए, लेकिन पढ़ना ही नहीं हमें, तो हम क्यों पढ़े? तो हमें तो यहाँ पे पूरा, हमें तो मैडम का ही गला फाड़ना मंजूर है। शो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अब अगर हम इसको भी इलेबोरेट करें तो हमें तो पता ही नहीं हम क्या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। वाई दे आर डिफरेंट इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल दे आर डिफरेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, फिजियोलॉजी भी उनकी डिफरेंट हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर आप उन्हीं इन सारे प्लांट, एनिमल और फंजाई के सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले एंगल पे बात करोगे तो यू विल फाइंड आउट देयर इज सिमिलरिटी, एक पैटर्न है, और पैटर्न वही है कि मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, नए ऑर्गेनिज को बनाएगा। तो कॉमन फैक्टर निकल के आया कि नहीं, प्लांट हो, एनिमल हो या फंजाई हो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द देयर मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अलावा बता दो मुझे अगर कुछ और तरीका है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने का, कुछ और फंडामेंटल चल रहा, नहीं चल रहा है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो सकता है, वेजिटेटिव में वेरिएशन हो सकता है, लेकिन व्हेन यू कम थ्रू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट सम फंगल स्पोर्स, कुछ फंगल स्पोर्स भी होते हैं जो कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं। तो सभी जगह यही हो रहा है, ये मेथड फॉलो हो रहा है। Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. All organisms have to reach a certain stage of growth. कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो पैदा होते ही रिप्रोडक्शन करने लगे, चाहे आप प्लांट की बात कर लो, चाहे आप एनिमल की बात कर लो, ठीक है। सेक्सुअल मोड ऑफ से रिप्रोडक्शन करना है तो उसको पहले एक डेवलपमेंट फेज तक पहुंचना होगा, जैसे ह्यूमन में एक प्यूबर्टी अटेन करनी पड़ेगी, क्लियर, तब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होगा। तो स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ, अब अंडरलाइन करते जाओ, हम कुछ तुम्हें बताने वाले नहीं आज, हो गई आज की क्लास। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज, इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। अभी पूछ लें व्हाट इज वेजिटेटिव फेज, देखो रोने लगे, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव फेज, गायब सब कुछ। जब फ्लावर बन जाता है किसी भी प्लांट में, ऐसा ही नहीं होता कि तुम्हारे सीड से डायरेक्ट फ्लावर आ गए, पहले वो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ तो दूर की बात है, वो हम पूछ ही नहीं रहे अभी तुमसे। वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, वेजिटेशन होगा, उसमें शूट दिखेंगी, लीफ दिखेंगी, देन कहीं जाके एक फेज के बाद उसमें फ्लावर लगने स्टार्ट हो, और जो फ्लावर का लगना है दैट इज द रिप्रोडक्टिव फेज। जब फ्लावर लगेगा तभी उसमें गाइनोशियम, एंडोशियम, वहां पे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ओवरी का फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन, ये सारे प्रोसेस होंगे, तब जाके वो प्लांट कहीं पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाएगा। तो बिफोर दैट all phase included in vegetative phase in plants. This phase is of variable duration in different organisms. और obviously ये organism to organism vary करता है कि किसी का vegetative phase, किसी plant का vegetative phase, और यहाँ पे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहे हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट की बात हो सकती है, जहाँ पे गैमेट, इनफैक्ट टेरिडोफाइट की भी बात हो सकती है, ब्रायोफाइट का भी बात हो सकती है,
जब हम एंथ्रेजोइड्स की बात करेंगे तो भी वो मेल गैमेट की तरह बिहेव करता है। तो ब्रायोफाइटा से भी आप ये बात कर सकते। ओके, तो एक, अभी यहाँ पे हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, फोकस करते हैं इस सेंटेंस पे। तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसमें फ्लावर लगेगा, तब उसका वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो बिफोर ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव फेज के फेज, बीच के फेज को ही हम जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ओके, अब देखो ये एक, जैसे जस्ट सपोज कोई प्लांट है, ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ये सब वेजिटेशन, दिस इज वेजिटेटिव फेज। ये फ्लावर लगा उसमें, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। अब ये ग्रो कर रहा है, अब ये पेरिनियल प्लांट होगा तो बार बार इसमें फ्लावर लगेगा, बार बार सेनेसेंस होगा, बार बार वहां पतझड़ आएगा, बार बार फ्रूट होंगे, फ्लावर होगा, ये चलता रहेगा। जैसे अगल बगल मैंगो ट्री देख रहे हो, तो हर साल उसमें फ्लावर लगते हैं, हर साल मैंगो के फ्रूट लग रहे हैं। तो वो ऑलरेडी एडल्ट स्टेज में आ चुका है जब उसमें फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग हुई होगी। अब ये रिपीटेड साइकिल चल रही है, एडल्ट फेज। एंड जब ये सारा पोर्शन उसका सब डिक्लाइन हो जाएगा तो वो प्लांट डिग्रोथ की तरफ चला गया, तो दैट इज सेनेसेंस। सेम ह्यूमन बीइंग में देख सकते हो, एक बच्चा ग्रो कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, जिससे तुम लोग हो, अपने मन के हो, अपने मन से ही सब कुछ करना है। तो आप देखते हो डॉक्टर बनने के, क्लियर। उसके बाद पता नहीं क्या बनोगे, क्या करोगे, डायरेक्ट अंत में जाके कोई बूढ़ा हो जाता है एंड उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। लाइफ स्पैन को यू कैन रिलेट डिवाइडेड इनटू जुवेनाइल फेज, एडोलेसेंट, प्यूबर्टी वाला, अटेंड करने वाला, टीनेजर फेज, एंड देन आपका पूरा एडल्ट वाला फेज, जॉब वगैरह वाला जो सीन चलता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक पूरा रेंज है। इसके अलावा कोई आपके पॉपुलेशन में किसी और स्टेज में है तो बताओ। ठीक है, 10 to 12, 14 ईयर अर्ली एडोलेसेंस होता है, 15 to 17, ऑब्वियसली इसमें ही कहीं हो तुम लोग, इस एज ग्रुप के हो अभी। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द चेंजेस, ये ग्रोइंग फेज है, प्यूबर्टी को अटेन करना। तो इफ यू टॉक अबाउट द ह्यूमन और एनी एनिमल विच हैव ब्रेन, ठीक है, क्रैनियम जिसके पास एक गैंग्लियन डेवलप होके ब्रेन डेवलप होता है, तो एज पर मैचुरेशन उसके इलेक्ट्रिक इम्पल्स में भी चेंजेस को रिपोर्टेड किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे ह्यूमन का एग्जांपल दिया हुआ है, डायनामिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन कॉर्टिकल डेवलपमेंट। नहीं पूछेंगे इसके बारे में, घबराओ मत बिल्कुल भी, व्हाट इज कॉर्टेक्स, व्हाट इज हियर इज डिफरेंस, कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपल। देखो यहाँ पे जो मैपिंग की गई है, तो एक एज ग्रुप के साथ उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को शो किया गया है ब्लू कलर से। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, चेंजेस आते जा रहे हैं एज पर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। और ऐसा नहीं कि ओल्ड स्टेज तक ये बढ़ता रहेगा, ये यही वाला एज है जब यहाँ पे सुपर एक्टिव टाइप से रहता है। इसलिए लोग जितना भी क्रिएटिविटी, जितनी मेहनत करियर बनाने के लिए करते हैं, वो इस एज में करते हैं। ठीक है, बच्चों का एज, अगर ये जो ग्रोथ वाला कर्व है ना, इसको कर्व बनाते हो ना, पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन बिहेवियरल स्टडी, ये सब भी एक प्लान स्टडी का एरिया होता है। देखो अगर यहाँ पे आप कर्व बनाने चाहोगे ना, तो इस कर्व को कुछ इस तरीके से बनाया जाए। तो इस कर्व में आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये कुछ एक प्लेन पे मिलेगा लगभग। ठीक है, तो इसलिए बच्चों का बिहेवियर और बड़ों का बिहेवियर, बूढ़े लोगों का बिहेवियर, इनके साथ इनकी केयर करनी पड़ती है। आप यहाँ पे हो, केयर करने से कोई नहीं मना करेगा, मैं भी करूंगी, आपके मम्मी पापा भी करेंगे, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि यहाँ पे होके ये जो आपको अभी फॉलो करना है ना, ये जो आपको बितानी है लाइफ, इसके लिए कुछ करने का ये एज ही है। यहीं पे हो एकदम, तो या तो बन जाना या तो बिगड़ जाना। ओके, प्लांट के केस में क्या है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, एक सीड है, वो जर्मिनेट करेगा, उससे सीडलिंग होगी, उससे रेडिकल प्लूम्यूल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, फिर उसका पूरा वेजिटेटिव फेज चलेगा। ठीक, देन वेजिटेटिव फेज में वो एक्टिव रहेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़िया उसका सारा चीज सब चलेगा। उसके बाद उसके अंदर एक ट्रांजिशन फेज आएगा, दैट इज फ्लोरल ट्रांजिशन। तो वेजिटेटिव से वो रिप्रोडक्टिव में ट्रांजिट कर जाए। ठीक है, किसी में ये हो सकता है कि ऑब्वियसली सीजनल डिपेंडेंट होता है,
ठीक है, आप रबी की फसल खरीफ की फसल पढ़ते हो ना, तो दे आर सीजनल डिपेंडिंग क्रॉप, ये भी पहले बता चुकी हूँ। ठीक, कुछ फ्लावर आपके चारों तरफ भी जो फ्लावर है उसमें आप देखते होगे कि सीजन वाइज है। मैंगो के ट्री पे कब फ्लावर आता है? 12 महीने तो नहीं लगा रहता है। आपके घर में कोई रोज प्लांट है, वो कब ज्यादा फ्लावर देता है? कभी सनफ्लावर को देखो, कभी डहेलिया को देखो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स जो अलग अलग सीजन में डेवलप होते हैं। तो प्लांट ग्रोथ के स्टेज को, प्लांट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन टू सीड, मतलब सीड के बाद का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वेजिटेटिव ग्रोथ, जुवेनाइल स्टेज, जर्मिनेशन टू एडल्ट, फेज चेंज, मार्क ट्रांजिशन, प्लांट के केस में ट्रांजिशन वर्ड यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावर होने लगता है, फ्लावर का फॉर्मेशन, पॉलिनेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ये सारा आ जाएगा आपका रिप्रोडक्टिव फेज में। उसके बाद इट डिपेंड्स कि वो एनुअल प्लांट है, बाई एनुअल प्लांट है, पेरेनियल प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग उस प्लांट की लाइफ और उसके फेजेस फिर से डिपेंड करेंगे। या तो वो प्लांट खत्म हो जाएगा अगर वो एनुअल होगा तो, ठीक है। बाई एनुअल होगा तो एक सीजन में उसका वेजिटेटिव पार्ट ग्रोथ करेगा, एक सीजन में उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रोथ करेगा। फर्नलाइजेशन अगर याद हो रहा हो तो, फर्नलाइजेशन पड़ा हुआ है ग्रोथ हार्मोन में। नाउ नेक्स्ट है, फिर से एनसीईआरटी है, आ जाओ वापस। द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज which marks the beginning of the reproductive phase can be seen easily in the higher plants when they come to flower. How long does, अब ये सब क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प यू इन सॉल्विंग दिस। गूगल करो और जरा इसके आंसर ढूंढो। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो? हिंट दे दे रही हूँ, यहाँ पे आपको भरना है पेरेनियल, एनुअल, बाईएनुअल, किस तरीके के ये क्रॉप होते हैं, कितना टाइम इनको लगेगा वेजिटेशन एंड रिप्रोडक्शन में। बाकी अब इसका आंसर आप ही करो। इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड? ये भी तुम ढूंढो। जुवेनाइल और मैच्योर, क्वेश्चन समझो और इसका आंसर सेंड करना। बहुत बिजी हो तुम लोग, बहुत तुम्हारे ऊपर स्टडी का लोड है, हम इतना कंफर्टेबल दे रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहा है? बायोलॉजी को ही एकदम घुमा दियो, गुम हो एकदम बायोलॉजी में। देखो धीरे धीरे 20% पे आ जाओगे। लगाओ अपना दिमाग लगाओ, वो क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन के आंसर भेजो। और ये वो मेरी वार्निंग, अगर आज मुझे शाम के 8 बजे तक इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिले तो कल से वो बच्चा मेरे न क्लास में अवेलेबल होगा, न ही मेरी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग किसी बच्चे को मिलने वाली है। जस्ट गो फॉर योर अनदर सोर्सेस। और ये मेरा एकदम आज अल्टीमेटम है, वार्निंग ही समझ लेना तुम लोग, पूरा बैच को मैं बता रही हूँ। जो ऑनलाइन ऑनलाइन है वो भी समझ ले, जो ऑफलाइन देखेगा लेक्चर वो भी समझ ले। कल से विदाउट दिस आंसर आई एम नॉट परमिटिंग यू टू एंटर इन माई क्लास, और माई वीडियो लेक्चर इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल फॉर यू। आप अपने अदर सोर्सेज देख लो फिर बायोलॉजी पढ़ने। मेरे से वही बच्चे पढ़ेंगे जो एक्चुअली में मेडिकल करना चाहते हैं और जो यहाँ सीरियसली पढ़ रहे हैं। ऑब्जर्व फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, किसके पास फुर्सत है कि ऑब्जर्व करने बैठे हैं? डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ, ईयर आफ्टर ईयर? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit is seasonal? Or there are some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? इन सब पे आपको आंसर करना है, ये सारे आप ही लिखोगे आज, मुझे सेंड करो। भले ही 10 मिनट में शॉर्ट में लिखो, राइटिंग डजेंट मैटर फॉर मी, डेकोरेशन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इन सब के लिए एक टू द पॉइंट आंसर लिखो और बताओ इसमें क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है। Plants, the annual, biannual type, show clear-cut vegetative, reproductive, and senescent phase. But in the perennial species, जो कई साल तक हैं, it is very difficult to clearly define these phases. अगर उसमें फ्लावर नहीं है तो आप उसको वेजिटेटिव फेज में नहीं कह सकते हो। अगर एक बार फ्लावर आ चुका था, अब एक क्वेश्चन का आंसर हम दे दिए यहाँ पे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, तुम्हारे ऊपर। एक बार अगर फ्लावर आ चुका है तो वो फेज उसका रिप्रोडक्टिव फेज में वो जा चुका है वो प्लांट,
लेकिन उसकी जो साइक्लिंग है वो उसका जब सीजन आएगा तभी उस पे फ्लावर आएगा। तो वो पेरेनियल स्पीसीज को आप प्लांट को देख के बीच में गए देखने तो आप नहीं कह सकते हो कि इस मैंगो की ट्री पे पहले मैंगो लगा है या अब फर्स्ट टाइम लगने जा रहा है। ओके, या कितने साल तक मैंगो लगा है, एक जनरल देख के कोई उसको नहीं बता सकता। A few plants exhibit un, unusual flowering phenomena। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ देम सच एज बैम्बू स्पीसीज, पहले बताया हुआ है, फिर से सुन लो और फिर से भूल जाना। फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, बैम्बू ट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लाइफ में फ्लावरिंग करता है और आफ्टर फ्लावरिंग उसकी डेथ हो जाती है। जनरली आफ्टर 50 to 100 years, एक रेंज है, जब भी उसमें फ्लावरिंग होगा वो लास्ट स्टेज होता है उनके लाइफ स्पेन का। और वो फ्लावरिंग से इतने ज्यादा लार्ज नंबर में फ्रूट्स और सीड्स का फॉर्मेशन वो करके जाते हैं कि उनकी स्पीसीज भी बढ़िया ग्रो कर सकती है और उनके ऊपर डिपेंडेंट जो अदर एनिमल्स हो गए या कुछ जो भी उस पर डिपेंडेंट थे, उसके फ्रूट्स पे डिपेंडेंट थे, वो भी बढ़िया से सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। ये तो दिया हुआ बैम्बू वाला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में। एक एग्जांपल मैंने ऐड किया हुआ है यहाँ पे, अगेव। अगेव ऑलरेडी आपने बल्बिल में एग्जांपल देखा हुआ है अगेव का, उसी अगेव की बात है। दैट इज मोनोकार्पिक। बैम्बू ट्री भी क्या हुआ, मोनोकार्पिक। चलो अब छोटे बच्चों की तरह तोड़ो इस वर्ड को। मोनो मीन्स वन, कार्प मीन्स फ्रूट, जिसको लाइफ में सिर्फ एक बार जो फ्रूट प्रोड्यूस करे, ऐसे प्लांट क्या हो गए, मोनोकार्पिक। ओके, तो बैम्बू ट्री क्या हो गया, मोनोकार्पिक। अगेव ट्री क्या है, मोनोकार्पिक। बस वेजिटेशन हो सकता है, देखो वेजिटेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बल्बिल का फॉर्मेशन हो सकता है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो सकता है, लेकिन when I said flower, when I said fruit formation, that is monocarpic। 100 साल में, 100 years में एक बार इसमें फ्लावर आता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेंचुरी प्लांट। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, नोट डाउन कर। ठीक है, ये बैम्बू ट्री है, बैम्बू फ्लावर्स हैं। अब खुद से ऑब्जर्व करो, अगर तुमने कभी बैम्बू ट्री देखा है तो तुम्हारा रेयर ही चांसेस है कि तुमने उस पर कभी फ्लावर लगा हुआ देखा हो। ठीक है, ये स्पीसीज उसका लिखा हुआ है फ्लेजिशिया नेटिडा, इन फ्लावर्स वंस इन 120 years। 120 साल में इस पे फ्लावर लगे और वो इसका लास्ट स्टेज होगा। ठीक है, ये बैम्बू ट्री का पूरा बंच दिख रहा है, बंच में रहेगा एंड देन फ्लावर, इसके बाद शेड ऑफ होगा। और जब भी ऐसी केसेस दिखेंगी, इतने बल्क अमाउंट में सीड का प्रोडक्शन, फ्रूट का प्रोडक्शन वहां पे होता है कि वहां पे एनिमल्स जो इन फ्रूट्स पे डिपेंडेंट है वो फास्ट रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। दैट्स वाई उस एरिया में एक डेवलपमेंट, जैसे यहाँ पे चूहे का डेवलपमेंट का दिखाया हुआ है इस इमेज में, तुम्हें दिख रहा है कि बड़े आराम से ये चूहों को मार मार के बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो क्यों पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बल्क अमाउंट में चूहे बढ़ गए हैं। क्यों, जब भी ऐसा बैम्बू ट्री का ग्रो देखा जाता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, अभी तो क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं तो अकाल की स्थिति या भूखमरी की स्थिति बहुत कम रिपोर्टेड है। ठीक है, बट अभी भी जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में ये सब स्थिति आ जाती है, तो उसके अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन ये भी है कि इफ सच सपोज कि कहीं पे पूरा बैम्बू फॉरेस्ट है और वो फॉरेस्ट ब्लूम किया, वहां पे फ्लावरिंग लगा, फ्रूट्स प्रोड्यूस हुए, तो उस एरिया में बहुत सारे एनिमल्स बढ़ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल्स की, उन फ्रूट को खाने वाले चूहे बहुत सारे बढ़े। ठीक है, अब एक टाइम आएगा कि वो खत्म, बैम्बू खत्म। ठीक है, वहां के फ्लावर्स फ्रूट्स खत्म, तो ये चूहे अटैक करेंगे जो अदर क्रॉप्स हैं, इन्हें तो अब ये ग्रो आ चुके हैं तो ये तो अपने लाइफ स्पैन कंप्लीट करेंगे बेटा। तो उस केसेस में वहां के एरिया में एक भूखमरी की हालत आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट तेजी से क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, कॉर्न के अटैक कर रहा है। तो एक नोट्स इससे रिलेटेड देख लो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द मास फ्लावरिंग इवेंट्स आल्सो अट्रैक्ट प्रीडेटर्स, जो आपके उस पे डिपेंडेंट है, मेनली रोडेंट, रैट,
The sudden availability of fruits in the huge quantities in the forest bring in a tens of millions of hungry rats who feed, grow and multiply at alarming rates. बहुत faster rate पे grow करेंगे. After devoured the bamboo fruit, the rats start consuming crops, both stored as well as on field. ठीक है, जैसे गोदामों में स्टोर होंगे तो वहां पे भी अटैक होगा. जो फील्ड में है वो तो ओपन चैलेंज है, वो तो चले ही जाएगा ऐसे. A bamboo flowering event in almost always followed by famine and disease in nearby. इसलिए वहां पे अकाल पड़ेगा और कई सारी बीमारियों को वो कहेगा कि उसके लिए प्रिकर्सर की तरह हो. इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियाज स्टेट, मिजोरम का ये केस दिया हुआ है. The dreaded event occurs almost like clockwork every 48 to 50 years क्योंकि वहां पे बैम्बूज हैं और बार बार ये सीन वहां पे क्रिएट होता है. When the bamboo species Melocanna basifera, अंडरलाइन करो और मार्क कर लेना इसको, flowers and fruits. The phenomena which occurred last 206 to 2006 to 2008 इज नोन, और उस वक्त ये न्यूज में भी आया था. ये जब जब होता है तो न्यूज का हेडलाइन बन जाता है. नोन इन द लोकल लैंग्वेज एज मौतम और बैम्बू डेथ. ठीक है, मौतम जो आप मातम बोलते हो ना, उसी से रिलेटेड है क्योंकि लोकल वहां पे बायोडाइवर्सिटी को ये हार्म करता है. इज इट क्लियर? आकाश, मनाली, पार्थ, प्रतीक, पृथ्वी, सार्थक, श्वेत, सुयस, इकरा, कश्मीरा, मनाली, केतकी, तुम लोग को क्लियर हो रहा है? मनवा, क्या नोट डाउन करना है, क्या क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रहा है? फ्लावरिंग प्लांट की एक स्पेसिफिसिटी फ्लावरिंग प्लांट की मेंशन है एनसीईआरटी में, जिसमें बैम्बू ट्री का नाम ले लिया गया. ठीक है, बैम्बू ट्री से रिलेटेड अब आपको जानना है कि जब ये फ्लावरिंग करता है, फ्रूट करता है, तो ये क्या वहां के एनवायरमेंट को, वहां का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर रहा है क्या? यस, ये डिस्टर्ब करता है. तो डिस्टर्ब करता है तो किस वे में करता है, इसका एक एग्जाम्पल, एक पूरा केस स्टडी आपको पता होना चाहिए. अनदर प्लांट, एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लांट है, मुनार, केरला रीजन में आता है, नीलकुरंजी. ठीक है, साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना और एनसीईआरटी में मेंशन है, प्लीज मार्क कर लो, क्वेश्चन आता है यहाँ. अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना नीलाकुरिंजी, ये हिंदी है, ये साइंटिफिक नेम है. फ्लावर्स वन इन 12 ईयर्स. अगर न्यूज वगैरह या कुछ सुने हो, 2018 में ये फ्लावरिंग हुआ था. और ये जब भी होता है तो ये एक तरीके से टूरिस्ट को बूम करता है, तो अलग अलग कंट्रीज से लोग देखने आते हैं. ये केरला मुनार साइड में देखने में मिलता है. केरला मुनार एक जगह है केरल में, वहां की टूरिस्ट बुकिंग होती है. तो अब देखो 2018 में हुआ था, तो 12 साल बाद ये कब होगा? 30 में. ओके, और ये एनसीईआरटी में 2006 मेंशन है, ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है. अक्टूबर 2018 में ये हो चुका है, तो अगर अपडेटेड आएगा तो ये इंफॉर्मेशन आएगी. एज मैनी ऑफ यू वुड नो, पॉसिबिलिटी नहीं है कि तुम जानते होगे, बट जानो तो भी अच्छी बात है, नहीं जाने हो तो अभी भी अच्छी बात है कि अब से जान लो. दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर 2006. ठीक है, अब ये अपडेट हो जाना चाहिए एडिशन के साथ इंफॉर्मेशन की लास्ट फ्लावरिंग 2018 में हो चुकी है. Its mass flowering transformed large tract, raste, hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into blue purplish stretches and attracted a large number of tourists. ठीक है, ये दिख रहा है आपको, नीला कुरिंजी a blossom in 12 years. तो हर 12वें साल में ये ब्लॉसम होता है. ये देखो, ये पूरा वैली जो दिख रहा है एकदम पर्पल पर्पल, तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक इवेंट हो जाता है. The नीलाकुरिंजी is monocarpic plant. Again underline. नीलाकुरिंजी का सिर्फ नाम दे दिया एनसीईआरटी में, उसके बारे में ऐड करो. मोनोकार्पिक, सिर्फ एक बार फ्लावर और फ्रूट आएंगे इसमें. मीनिंग दैट ईच श्रब, अब देखो इसका साइज देख लो. अब बताओ कि श्रब, हर्ब और ट्री भी पढ़ाना है तो वो भी पढ़ा दूं एक बार और. ये किस कैटेगरी में आएगा? श्रब है या हर्ब है या ट्री है?
shrub. Reproduces once after flowering and then dies. And it takes a particular period for the new seeds to bloom. अब ये जब डाई हो रहा है बेटा, तो ये ऑलरेडी वहां पे इतने फ्रूट्स जब रिलीज हो रहे हैं, जो सीड्स वहां पे रिलीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसी में फिर ये ग्रो करेगा और इसका वेजिटेटिव फेज फिर से 12 साल का है। तो इसलिए ये अगला फ्लावर, क्योंकि एक ही बार फ्लावरिंग के बाद तो डेथ हो जा रही है, फिर उसके बाद क्या होगा, अब जो नया इस फ्लावरिंग के रिजल्टेंट जो सीड का फॉर्मेशन हुआ है, उसका पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ अब इसके अंदर हिडन है कि वेजिटेटिव फेज कितना लॉन्ग होगा, तो दैट इज 12 ईयर। ठीक है, जब वो फ्लावरिंग फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग करेगा तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाएगा। द मास फ्लावरिंग एवरी 12 ईयर्स हेल्प्स द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। और ये इतना मास फ्लावरिंग कर देता है कि ये सर्वाइवल, मतलब ये इसके एक्सटिंक्शन नहीं हो जाएंगे कि इसका एक्सटिंक्ट हो गया। as so many seeds are produced so that predators cannot eat them out। अरे ये पूरा यहाँ पे फैला ही हुआ दिख रहा है तुम्हें, तो ये इतने सारे सीड को प्रोड्यूस करेगा कि कोई डायरेक्टली ऐसी स्पीसीज जो इसी सीड पे डिपेंडेंट हो, वो भी पूरे 12 साल तक इन सीड को खा सकती है, इतना ह्यूज प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, तो वेजिटेटिव फेज वाला पोर्शन, इज इट क्लियर? ये तो हो गया प्लांट वाले पोर्शन से जो इंफॉर्मेशन इस सेक्शन में दी हुई है। क्लियर है सबको? मार्क कर लिया एनसीईआरटी? इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा के नोट डाउन कर लेना, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। 4 बार आज ही बोलोगे तो याद हो जाता है नॉर्मली बच्चों को, तुम्हें भी हो जाएगा। नाउ हम एनिमल्स की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, hermaphrodite have both male and female reproductive organs। या आपको एक ओवरव्यू, अगेन उसी बात पे आ जाते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है एनिमल्स में, तो फंडामेंटल यही है, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, वेल मछली हो बड़ी सी, या छोटा सा इंसेक्ट हो, अगर वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो फंडामेंटल वही है कि दोनों में ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और ऑब्वियसली गैमेट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन होगा। एंड ये पूरी प्रोसेस, ठीक है, मियोसिस होगा, गैमेट बना, गैमेट फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड यंग वन। ठीक है, तो जो प्लॉइडी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हाफ हुआ है जो एन मियोसिस से, उसको रिटेन करने के लिए सिनगैमी होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, और वो वापस से जो उसके पैरेंटल प्लॉइडी थी, जैसे जैसे सपोज ये 2n रहा होगा, ये भी 2n रहा होगा, ये n है, ये n है, तो इसको वापस 2n पे आने के लिए फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। ठीक है, n n 2n 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 2n, बहुत बार कहा है, ये सब हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी के केस में मत उलझो बेटा, इनको एकदम क्लियर रखो। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior। अब जैसे हमने कहा कि एक पेरेनियल प्लांट है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के आप नहीं बता सकते हो कि ये वेजिटेटिव फेज में है या रिप्रोडक्टिव फेज में। बट अगर इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन एनिमल्स, तो आप एनिमल्स के केस में मॉर्फोलॉजिकली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द रिप्रोडक्टिव फेज एंड वेजिटेटिव फेज। चलो एक क्वेश्चन और पूछ के अपना मूड खराब कर लेते हैं जरा। अर्थवर्म को कैसे पहचानोगे कि वो वेजिटेटिव फेज में है या रिप्रोडक्टिव कैपेबल है? व्हाट इज द मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थवर्म? सोच के बताते रहना। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अगेन रिप्रोडक्टिव फेज वेरी कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया तो वो थ्रू लाइफ रिप्रोडक्शन करता रहे, तो एक फेज है जिस बीच में वो रिप्रोडक्टिव फेज करेगा, तो इसको अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं? प्री रिप्रोडक्टिव जो जुवेनाइल और ग्रोथ वाला आ गया, एंड देन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव फेज रहेगा उसका, और जब रिप्रोडक्टिवली इनएक्टिव है लेकिन इंसान तो है, तो वो हो जाएगा
पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में रहते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देम, पर फीमेल तो रहेगी वो। ठीक है, तो 3 फेज में लाइफ स्पैन को हम डिवाइड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिप्रोडक्शन। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लिख लेना, इस तो कर ही सकते हो। क्लाइटेलम, करेक्ट। बाकियों को तो याद ही नहीं आ रहा होगा क्लाइटेलम है क्या। Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the years? अगर आप बर्ड्स को देखो तो बर्ड्स क्या पूरे साल एग देती हैं? अगर नेचुरली बात करेंगे आप तो, और इज इट इज अ सीजनल फिनोमेना? ये सब क्वेरीज हैं जो आपके माइंड में आना चाहिए, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ ऑब्जर्वर। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड? हर केस में आपको सोचना है कि वहां किस तरीके से गैमेट का फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन चल रहा है। You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. ये एक बहुत ह्यूमन का एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट है बर्ड्स के ऊपर, कि जो नेचुरल्स होती हैं वो सीजनली ब्रीड करती हैं, लेकिन जो कैप्टिविटी में है, जो हम पोल्ट्री फार्म जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो थ्रू आउट द ईयर वो एग लेग्स कर सकते हैं। ठीक है, हाउ एवर द बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन द पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले, उनको इस तरीके से ही डेवलप किया जाता है, इस तरीके से चेंजेस कर दिए जाते हैं कि वो दे ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। In this case, laying eggs is not related to reproduction, but it is a commercial exploitation, exploit कर दिया for human welfare. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या होता है ओवीपेरस, क्या होता है विवीपेरस? कोकून के फॉर्मेशन में क्लाइटेलम इन्वॉल्व होता है, करेक्ट है। थीकन ग्लैंडुलर एंड नॉन सेगमेंटल सेक्शन ऑफ बॉडी वॉल, करेक्ट है। ओविपेरस आर एग लेइंग एंड नॉन एग लेइंग। नॉन एग लेइंग को टेक्निकल बताओ क्या होगा? जो बर्थ देंगे, बेबी को बर्थ करते हैं, दे आर विविपेरस, और जो एग लेज करते हैं, जो एग एग को देते हैं डायरेक्ट, दैट आर ओविपेरस। यस, करेक्ट। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल, नेक्स्ट और वेरिएशन देखना है। प्लेसेंटल मैमल्स exhibit cyclical changes in activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phase. अब ये नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आपको पूरा ये डेवलपमेंट पढ़ना है, बट अभी आप क्या कॉमन देख रहे हो, एक फीमेल जो बॉर्न की है वो अपने प्यूबर्टी को अटेन करने के बाद भी उसमें जो हार्मोनल चेंज और जो उसका साइक्लिक रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग वो है तो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, लेकिन उसके बॉडी में कुछ ऐसे फेजेस हैं जिस केस में वो रिप्रोडक्शन में या फर्टिलाइजेशन में सक्सेसफुली फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट को परफॉर्म कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती। क्लियर? तो फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल, अब ये एग्जांपल्स हैं, अंडरलाइन करो, दैट इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, मैमल्स को हमने फिर से डिवाइड किया था प्राइमेटा एंड नॉन प्राइमेटा। ठीक है, नॉन प्राइमेटा एनिमल्स अंडरलाइन करो, काऊ हुआ, शिप हुआ, रैट हुआ, डियर हुआ, डॉग हुआ, टाइगर हुआ, ये सब प्राइमेट, ये सब मैमल्स हैं, लेकिन दे आर नॉन प्राइमेट। सच साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड, इनमें एक साइकिल होती है उसको बोलते हैं ओएस्ट्रस साइकिल। अभी हम रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ाएंगे कि दोनों साइकिल क्या क्या है। वेयर एज इन प्राइमेट्स, मंकी एंड एप्स एंड ह्यूमन, अब ये बस आप एग्जाम्पल लिख लो और साइकिल का नाम लिख लो। The cycle is menstrual cycle. Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable season. ठीक है, किसी में ये साइकिल सीजनल हो गया तो वो सीजनल ब्रीडर हो गए, क्लियर, इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड आर देयरफॉर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। सीजन के अकॉर्डिंग उनकी साइकिल एक्टिव हो रही है, मैमल्स हैं, लेकिन
वो साइकिल उनकी सीजनल डिपेंडेंट हो गई, तो वो क्या हो गए, सीजनल ब्रीडर हो गए। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन के टाइम ही दोनों मेल एंड फीमेल कॉपलेट करेंगे। वाई अदर्स कैसे हैं, मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा है कैपेबल है, उसके साइक्लिक पे डिपेंडेंट है कि वो किस टाइम में मोर एक्टिव, मोर सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ऑल द एयर एबिलिटी उसमें रिप्रोडक्शन की रहेगी, एंड हेंस आर कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर। ह्यूमन कंटिन्यूअस ब्रीडर में आता है। ओके, क्लियर है? चलो आज यहीं तक रखते हैं, फिर देखेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट। कोई क्वेरी है यहाँ से? ओविपेरस एग्स, यस करेक्ट है। ओविपेरी, विविपेरी, मोनोसियस, डायोसियस, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, ये सब टर्म्स तो ऐसे ही याद रहना चाहिए। कोई क्वेरी नहीं है तो बढ़िया है, जाओ पढ़ो लिखो, टेस्ट की तैयारी करो। ज्यादा डांट को सीरियसली ले लेना, नहीं लेना इसलिए नहीं लेना कि बैठ के रोने लगे क्लास के बाद। ठीक है, सीरियसली उतना ही लेना कि संडे का टेस्ट ना अफेक्ट हो। पढ़ाई कर सकते हो अगर तो डबल कर लो, अदरवाइज संडे के टेस्ट पे फोकस करो बस। और जो क्वेश्चन बोला है उतना तो सेंड करना ही है, वरना कल से क्लास में कैसे देखते हो, इन इन करने के पहले ही हम आउट कर देंगे तुमको। चलो बाय, गुड डे।